जय हिंद। वेलकम टू द सेशन नंबर 2। हमने पिछले सेशन में रूल्स ऑफ स्पेलिंग के कुछ रूल्स के बारे में यहाँ तक तो डिस्कशन किया था। अब आगे के रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने पहले वाले सेशन को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले रूल्स ऑफ स्पेलिंग पार्ट 1 का वीडियो देख लें, तभी उनको इस सेशन का कंटेंट और आगे का रूल्स ऑफ स्पेलिंग समझ में आएगा। पहले वाले सेशन का लिंक हमने आई बटन में ऊपर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। प्लीज गो एंड वॉच द अर्लियर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में वेल WELL या विल WILL जोड़ें तो एक एल कम नहीं हो। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी शब्द में डबल एल है या विल है, यहाँ पे वेल और विल दोनों अगर जोड़ें तो उसमें एल कम नहीं होगा। मतलब ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है फेयर प्लस वेल। वेल का स्पेलिंग क्या है? WELL। इससे फेयर में ऐड करने के बाद क्या बना? फेयरवेल। राइट, एक नया शब्द बना। लेकिन दोनों ही केस में फेयर का स्पेलिंग भी एज इट इज है, वेल का स्पेलिंग भी एज इट इज है। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो डबल एल था वो सिंगल में हो रहा था या जो सिंगल एल था वो डबल में चेंज हो रहा था। लेकिन अभी वाला रूल क्या कह रहा है कि नहीं, जब किसी वर्ड में वेल या विल ऐड करेंगे तो उस वेल और विल का जो डबल एल है वो सिंगल एल नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब एग्जांपल से और डिस्कशन करते हैं, समझ में आएगा। गुड प्लस विल, तो ये वर्ड बना गुडविल। तो गुडविल में कोई चेंज नहीं है, दोनों में स्पेलिंग सेम है। विल का क्या है? WILL, यहाँ भी है WILL, इसमें भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। उसका डबल एल इसमें भी डबल एल ही रह गया। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अन प्लस वेल। तो ये वर्ड बनाया अनवेल, तो इसमें भी वेल का स्पेलिंग क्या है? डबल एल ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है पुअर प्लस विल WILL। तो ये वर्ड बना पुअर विल। पुअर विल में जो विल का स्पेलिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रह गया। ये समझ में आ गया। तो ये अभी हमें क्या समझ में आया? समराइज करते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में अगर हम विल या वेल जोड़ेंगे तो विल या वेल का जो डबल एल है वो सिंगल एल नहीं होगा, वो डबल एल ही रहेगा। होप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। ओके, अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं। इसमें एक नया वर्ड है मेरे हिसाब से, और बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। गुडविल का मतलब समझ में आ रहा होगा, फेयरवेल, अनवेल। एक नया वर्ड यहाँ पे मिला आपको, पुअर विल। पुअर विल का क्या मतलब होता है? गेस एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। पुअर वेल एक बर्ड का नाम है। ये बर्ड हमारे ज्योग्राफिकल रीजन में नहीं होता है। मींस हमारा ज्योग्राफिकल रीजन का मतलब हो गया कि इंडिया के किसी भी कोने में इस तरह का बर्ड नहीं होता। ये हमारे ज्योग्राफिक का जो पोजीशन है उससे बिल्कुल अलग है। ये आपको वेस्टर्न अमेरिकन एरिया में मिलेगा या मैक्सिकन एरिया में, जिसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं, उस एरिया में, उस ज्योग्राफिकल रीजन में इस तरह का बर्ड मिलता है। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में आई और ई मिल करके बड़ी ई की मात्रा का साउंड दे तो पहले आई आएगा और बाद में ई आएगा। ये तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसको समझना है कैसे होगा। कहता है कि कोई भी शब्द ऐसा होगा जिसके अंत में आई और ई है, तो वो अगर आई और ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा का साउंड देगा। देखो दो चीज होते हैं, आई और ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा का साउंड देगा और ई और आई भी मिलकर के बड़ी ई की मात्रा का साउंड देता है। तो आपको कंफ्यूजन हो गया ना कि पहले आई लिखेंगे या ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के चैलेंजेस आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो लेकिन ये एक केस ये ऐसा है कि आई और ई मिलकर के अगर बड़ी ई की मात्रा का साउंड दे तो पहले आई लिखेंगे फिर बाद में ई लिखेंगे। ये एग्जांपल से हम डिस्कशन करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है बिलीव, रिलीव, नीस, इल्ड, सीज। इसमें आपको क्या दिख रहा है? सब में आई ई है जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किया है। अब जब बिलीव बोलते हो तो बिलीव, लीव पे क्या हो रहा है? जोड़ पड़ रहा है। तो जोड़ पड़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि हम बड़ी ई की मात्रा का बड़ी ई का साउंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे और दूसरा कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट आई और ई है। या तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगा तो पहले आई लिखेंगे उसके बाद ई लिखेंगे। बिलीव में भी वही है। रिलीव आप जब प्रोनाउंस करोगे तो आपको ये खुद समझ में आएगा। नीस, इल्ड, सीज, सब में बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले क्या स्पेलिंग लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे आई, उसके बाद लिखोगे ई। अब ये बहुत लोगों को इसका मीनिंग मालूम हो सकता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं हो सकता है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। रिलीव का क्या मतलब होता है? रिलीव का मतलब होता है राहत पहुंचाना, हेल्प करना, मदद करना। नीस तो पता ही होगा, रिलेशन को बताता है, भांजा भांजी बोलते हैं। इल्ड का क्या मतलब है? इल्ड का मतलब होता है फसल उगाना या रिजल्ट देना। फसल उगाना, अगर कई एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं अलग अलग, तो आप ये दोनों चीज याद रख सकते हो। सीज का मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना। घेराबंदी मतलब घेर लेना। तो ये समझ में आ गया। आई और ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में सबसे पहले हम आई लिखेंगे, उसके बाद ई लिख करके हम उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे।
लेकिन इस वर्ड में भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये सीज। अब यहाँ पे क्या देखो, सीज का स्पेलिंग देखो, SEIZE। इसमें क्या है, ई पहले आ गया और आई बाद में है, लेकिन ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसमें हुआ क्या, पहले आई आने के पहले यहाँ पे ई आ गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया कि बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन इसमें आई पहले नहीं आएगा, पहले ई आएगा बाद में आई आएगा। ये एक्सेप्शन हो गया। चलो, अब इस चीज का क्या मतलब होता है? इस चीज का मतलब होता है छीन लेना, झपट लेना, सीज करना। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है, देखो अभी जो रूल हमने देखा उस रूल में और इस रूल में बहुत माइनर डिफरेंस है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट हो रहा है और उसके पहले सी हो, उस कंडीशन में पहले ई आएगा और बाद में आई आएगा। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रूल है ये, लेकिन एक छोटा सा ग्लिच है यहाँ पे, और वो छोटा सा ग्लिच क्या है कि बड़ी ई की मात्रा का साउंड तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले कौन सा लेटर है? सी। अब ये सी है तो इस केस में इसके रूल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले ई आएगा फिर बाद में आई आएगा। पहले भी क्या हो रहा था कि बड़ी मात्रा का जब साउंड क्रिएट हो रहा था तो हम पहले आई लगा रहे थे, उसके बाद में ई लगा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज क्या हो गया कि बड़ी मात्रा का साउंड तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस साउंड क्रिएट होने के पहले सी का वहां पे क्या है, पोजीशनिंग है, उस इसलिए यहाँ पे ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। एग्जांपल से देखो कैसे आएगा, डिसीव, रिसीव, कंसीव, परसीव, सीलिंग। आ गया ना चेंजेस। अब देखो यहाँ पे ई आई और आई ई दोनों मिलकर के बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर उसके पहले सी है, अगर उसके पहले सी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ई लिखोगे या आई लिखोगे। तो जब बड़ी ई की मात्रा का साउंड क्रिएट हो रहा है और उसके पहले अगर सी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे। तो डिसीव में भी देखो सी है, ई आई बड़ी की मात्रा का साउंड क्रिएट कर रहा है और उसके पहले सी है, तो जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सी है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ई आएगा और बाद में आई आएगा। तो डिसीव हो गया। उसी तरह से रिसीव में भी देखो, ई आई के पहले क्या है, सी, तो यहाँ पे भी ई पहले आया और आई बाद में आएगा। कंसीव, कंसीव में भी क्या है, ई आई के पहले क्या है, सी, इस केस में पहले ई आया तब बाद में आई आया। उसी तरह से परसीव, परसीव में भी क्या है, ई आई है और उसके पहले सी है, इसलिए यहाँ पे ई आई आया, पहले ई आया उसके बाद आई आया। सीलिंग, सीलिंग में भी क्या है, ई आई के पहले सी है, ये सी से शुरू ही होता है ये वर्ड, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ई आएगा उसके बाद आई आएगा। ये हो गया सीलिंग। ये रूल समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब मैं इसके कुछ मीनिंग मैं बताता हूँ। डिसीव का मतलब क्या होता है? डिसीव का मतलब होता है बहकाना, भ्रमित करना। मतलब आपको कोई अपनी बातों में बहका देता है, अपनी बातों में फुसला देता है, तो उसको बोलते हैं डिसीव करना। रिसीव तो सबको पता होता है, आप बहुत कुछ रिसीव करते हो, ईमेल रिसीव करते हो, सामान रिसीव करते हो। उसी तरह से अब कंसीव है। कंसीव का मतलब क्या होता है कि आपके मन में या आपके कल्पनाओं में नए विचार आते हैं, नए सिद्धांत, नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं कंसीव करना, राइट। परसीव का मतलब क्या होता है? परसीव का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को मतलब पूरी गहराई से जान जाते हो, उसका आत्मज्ञान हो जाता है, मतलब बोध हो जाता है उसको, मतलब आप किसी तरह आपके जो चक्षु हैं, आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको तक समझ में आ जाता है, मतलब ये आपके पोर पोर में, डीएनए में घुस गया वो बात, तो उसको बोलते हैं परसीव। सीलिंग, सीलिंग क्या होता है? आपने सीलिंग फैन का नाम सुना होगा, तो ये एक्चुअली रूफ का दूसरा पार्ट है। जो आपका छत होता है, तो छत के ऊपरी हिस्से को रूफ बोलते हैं और निचले हिस्से को सीलिंग बोलते हैं, जिसमें आप फैन लटकाते हो, वो वाला हिस्सा सीलिंग कहलाता है। होप सबको समझ में आ गया। इसमें एक एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि इसमें ई आई है, हियर, नीदर, दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ई आई तो है, दोनों में ई आई है, बड़ी की मात्रा का साउंड क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके पहले सी नहीं है। हेयर में और नीदर में दोनों में सी नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पहले आया, आई बाद में आया। क्लियर? समझ में आ गया? अभी और भी रूल्स बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, फिर डिस्कशन करेंगे उस पे जो भी आप टॉपिक पूछोगे। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब खुश रहो, खूब खेलो, खूब मजे करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।